रीडर्स स्कूल के यूट्यूब चैनल पे हम देख रहे थे 12th क्लास का टॉपिक फिजिक्स में, जो कि है विद्युत चार्ज, यानी कि इलेक्ट्रिक चार्ज हमारा टॉपिक था। उसमें हमने पिछली क्लास में जो पढ़ा था वो पढ़ा था विद्युत द्विध्रुव, इलेक्ट्रिक डाइपोल हमने पढ़ लिया है। अब हम देखते हैं कि इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। अब इलेक्ट्रिक डाइपोल है वो, अगर अपन एक एक्सिस पे कोई पॉइंट लेते हैं उस पे वो क्या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता लगाएगी, और एक अपन निरक्ष पे पॉइंट लेते हैं वो उस पॉइंट पे मतलब डाइपोल की वजह से क्या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, वो दोनों चीज़ें हम आज फाइंड आउट करेंगे। तो क्या होती है कि विद्युत द्विध्रुव के कारण हम अक्षीय स्थिति पे भी क्या निकाल सकते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और निरक्षीय स्थिति पे भी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। पहले हमने क्या है, कोई किसी पॉइंट चार्ज की वजह से हमने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को देखा था, यानी कि ये कोई पॉइंट चार्ज था, इससे हमने कोई किसी दूरी पे कोई पॉजिटिव नगण्य चार्ज लिया था, उसकी वजह से हमने देखा था कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या थी, वो थी 1/4 पाई एप्सिलॉन और Q और R का स्क्वायर। ये थी क्या थी, किसी पॉइंट चार्ज की वजह से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब हम देखेंगे कि डाइपोल, जो डाइपोल बनता है उसकी वजह से अक्षीय स्थिति पे और निरक्षीय स्थिति पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी वो फाइंड आउट करते हैं। तो पहले हम देखते हैं कि अक्षीय स्थिति के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। पहला पॉइंट क्या है, अक्षीय स्थिति के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यानी कि इंटेंसिटी है वो इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से क्या होगी, अक्षीय स्थिति पे। ये एक हमारे पास क्या है, डाइपोल बनाते हैं। पहले डाइपोल कैसे बनता है, एक पॉजिटिव चार्ज एक नेगेटिव चार्ज, उसके बीच की दूरी 2a, तो इसका डाइपोल क्या हो जाएगा, P बराबर 2a Q। ये है -Q और ये है +Q। जो -Q है वो किस पॉइंट पे है, A पॉइंट पे, और +Q आवेश है वो क्या है, B पॉइंट पे। ये इसका क्या है, सेंटर O। अब हम क्या करते हैं, इस सेंटर पे पॉजिटिव आवेश की तरफ कोई एक पॉइंट लेते हैं, यानी कि वो सेंटर से कितनी दूरी पर है, R दूरी पर P पॉइंट। इस पे हम क्या करते हैं, इस P पॉइंट पे हम P नहीं देंगे, इसको नाम फिर कंफ्यूजन हो जाएगा, इसको हम देते हैं R पॉइंट, R बिंदु। इस बिंदु पर हमें क्या निकालनी है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। किसके कारण, इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से हमें इस पे क्या निकालनी है, इंटेंसिटी। अब हम देखते हैं कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या हो जाएगी, क्योंकि ये सेंटर है, सेंटर ना ये A है और ये भी क्या हो जाएगी A। अब देखते हैं कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी क्या हो जाएगी, फिर वो हो जाएगी यानी कि इसके और इसके बीच की, तो वो हो जाएगी R-A, और इसके और इसके बीच की दूरी क्या हो जाएगी, R+A। अब देखते हैं कि पॉजिटिव चार्ज जो आवेश है उसके कारण R बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। फर्स्ट टॉपिक की पॉइंट क्या हो जाएगा, +Q आवेश के कारण बिंदु R पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता।
यानी कि आर पॉइंट पे क्यू पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो इंटेंसिटी है वो क्या आएगी, वो देखो E1 बराबर क्या हो जाएगी, आवेश क्या है पॉजिटिव 4 पाई एप्सिलॉन 0, इसके बीच की दूरी क्या हो जाएगी ए, बी और आर की वजह से दूरी क्या हो जाएगी, ये टोटल यहाँ से जो हमारे पास सेंटर पॉइंट है उससे बीच की दूरी क्या है आर है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हो जाएगी, ये ए है तो ये हो जाएगी आर माइनस ए, आर माइनस ए का स्क्वायर क्यू, और इसकी दिशा क्या हो जाएगी, इसको लिखते हैं P, यानी कि इसकी दिशा क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी B से R की ओर, ये हो जाएगी B से R की ओर। अब ऐसे हम देखते हैं माइनस Q की वजह से, यानी कि पॉइंट ए पर, बिंदु ए पर स्थित पॉजिटिव, यानी कि नेगेटिव व पॉजिटिव, पॉजिटिव की वजह से हमने ले लिया, नेगेटिव चार्ज की वजह से के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या जाएगी, वो हो जाएगी हमारे पास E2 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q, यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी कितनी है R प्लस ए का स्क्वायर और माइनस P, क्या है ये था पॉजिटिव P और ये है नेगेटिव P, यानी कि आवेश क्या है नेगेटिव, तो इसकी दिशा होगी वो क्या होगी, हो जाएगी R ए की ओर, यानी कि हमने पॉजिटिव चार्ज की वजह से भी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल ली और नेगेटिव चार्ज की वजह से भी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल ली, इसकी वजह से इधर हो जाएगी, पॉजिटिव में बाहर की ओर निकलता है, और इसकी वजह से क्या है, इस पॉइंट की वजह से इसकी डायरेक्शन इससे अपोजिट साइड आ जाएगी। अब हम देखते हैं इस पे रिजल्टेंट क्या होगा, मतलब ई पॉजिटिव चार्ज की वजह से क्या ही है E1 और नेगेटिव चार्ज की वजह से क्या आएगी E2, यानी कि हमें क्या निकालनी है कि R पॉइंट पर माइनस Q और प्लस Q के कारण जो रिजल्टेंट आया जो विद्युत क्षेत्रता का वो कितना होगा वो देखते हैं। तो इसके लिए हम एक बार इसको हटा देते हैं या फिर इधर कर लेते हैं, देखो इतना सा ये हटा देते हैं, ये करते हैं, अब लिखते हैं अतः बिंदु R पर परिणामी, तो क्या आ जाएगा E एक्सीय E1 प्लस E2, तो ये क्या हो जाएगी, इसको एक बार हटा देते हैं, इसका मान हम तो E एक्सीय क्या हो जाएगी E1 E2, E पे क्या आई थी E1 पे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और
r माइनस a का स्क्वायर और q, और दूसरे पे आई थी, ये था p दिशा की ओर, और दूसरा क्या था, ये था नेगेटिव की तरफ, तो बीच में क्या आ जाएगा इसके नेगेटिव, ये आई थी 4 पाई एप्सिलॉन, और ये हो जाएगा r प्लस a का स्क्वायर, और p की ओर, यानी कि इसकी डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, जिस तरफ पे जो हमारे पास इलेक्ट्रिक डाइपोल की जो डायरेक्शन होती है वो यहीं पे क्या हो जाएगी, ए की डायरेक्शन होगी। तो देखो ये क्या आ जाएगा, Q बराबर 4 पाई एप्सिलॉन को हम क्या करते हैं, बाहर की तरफ ले लेते हैं, 1 बटा r माइनस a का स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर। अब इनको हम खोलते हैं, तो देखो Q बराबर 4 पाई एप्सिलॉन 0, ये r स्क्वायर a स्क्वायर प्लस 2a r, ये इधर हो जाएगा r स्क्वायर a स्क्वायर प्लस 2a r, और नीचे क्या हो जाएंगे r माइनस a का स्क्वायर और r प्लस a का स्क्वायर। इसको हमने क्या किया, एलसीएम लिया और फिर आगे इसको सोल्व किया। अब देखते हैं क्या आएगा कि ई एक्सीए क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, और इससे ये कैंसिल हो जाएगा, इससे ये कैंसिल, और हमें पता है कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस बी और a माइनस बी, तब ये आ जाएगा 4a r, और ये आ जाएगा r स्क्वायर a स्क्वायर का होल स्क्वायर p की ओर, ठीक है। फिर p ई एक्स ये क्या हो जाएगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन, हमने क्या बताया p बराबर 2a/q, तो ये क्या है, यहाँ पे q आएगा ना, तो यहाँ पे क्या है, ये बन जाएगा 4, या फिर ऐसे बना देंगे 2a/q और r का स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखो ये देखो x ये बराबर क्या हो जाएगी 2, इसको हम क्या लिख सकते हैं, p डाइपोल 4 पाई एप्सिलॉन 0, और ये हो जाएगी r स्क्वायर a स्क्वायर और ये r। अब क्या है, इफ हम क्या करें कि r को ग्रेटर देन a से, यानी कि r हमारे पास जो लेंथ ली है, जो r पॉइंट की दूरी ली है, अगर वो बहुत ज़्यादा हो तब उसकी तुलना में हम a को क्या मान सकते हैं, नगण्य, नेग्लेक्ट कर सकते हैं, तब p और r 4 पाई एप्सिलॉन 0 r 4 e x, तो हमारे पास क्या आ जाएगी 2p और 4 पाई एप्सिलॉन 0 r 3 e x, यानी कि डाइपोल के कारण एक्सीय स्थिति पे जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आई है वो क्या है 2p 4 पाई एप्सिलॉन r0, और इसकी जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, जिधर इलेक्ट्रिक डाइपोल की डायरेक्शन है इधर ही वो हो जाएगी उसकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की डायरेक्शन, यानी कि
क्या आई कि ई एक्स हमारे पास क्या आया, वो आया 2p 4 पाई एप्सिलॉन 0 r की पावर 3 और p की ओर। अब नोट लिख लो, मतलब ये क्या आई, एक्सीय स्थिति पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से क्या आई, किसी पॉइंट पे जो r दूरी पर है उस पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, अब इसमें नोट क्या है, फर्स्ट तो है कि विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है किसी पॉइंट पर, किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इलेक्ट्रिक डाइपोल की दिशा की ओर ही होगी, यानी कि विद्युत द्विध्रुव की दिशा की ओर होगी। सेकंड है वो क्या है, हमने देखा था जो आती है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वो किसके प्रोपोर्शनल में होती है, r का स्क्वायर। बट जो इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से हमारे पास जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आई है वो क्या है, r के क्यूब के प्रोपोर्शनल। यानी कि ये तो क्या आती है, किसी बिंदुवत आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, परंतु डाइपोल की वजह से डाइपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इंटेंसिटी तीव्रता क्या होगी, ई प्रोपोर्शनल आर की पावर क्यूब। ये इसमें डिफरेंट हो जाएगा। ये हमने क्या देखी है, किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से किसी पॉइंट पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये थी अक्षीय स्थिति पे। अब दूसरा जो हमारा टॉपिक है वो है निरक्षीय स्थिति पे देखेंगे, यानी कि इसके परपेंडिकुलर हम देखेंगे किसी पॉइंट पे जहाँ पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या आएगी। अब देखो दूसरा है वो क्या है, निरक्ष के कारण। कारण इंटेंसिटी, यानी कि किसी निरक्षीय स्थिति पे कोई पॉइंट लिया है उस पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। जैसे एक डाइपोल बनाया हमने, पहले वाले कंडीशन के अकॉर्डिंग बनाया है, क्या है कि इस पे क्या है, नेगेटिव चार्ज है, इस पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, और इनके बीच की दूरी क्या ली है, वो ली हमने, वो ली है 2a, पूरी क्या है 2a, और ये क्या है a और ये a, ठीक है। और इस पॉइंट को हमने क्या नाम दिया है, इस पॉइंट को हमने
बी नाम दिया है और इस पॉइंट को हमने ए नाम दिया है। अब हमें क्या करना है कि इसके निरक्ष पे कोई पॉइंट लेना है और उस पॉइंट पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को फाइंड आउट करना है। तो हम देखते हैं कि इसकी जो निरक्षीय स्थिति है, परपेंडिकुलर पोजीशन है, उस पर हम कोई पॉइंट लेते हैं। वो पॉइंट हमारे पास है P, ओके। और उस P पर इस पॉइंट पे हमें क्या करना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को फाइंड आउट करना है। अब हम क्या करते हैं, पहले इसको मिला देते हैं और इसको हमें मिला देते हैं। अब देखते हैं कि किसी शीर्ष से उसके सामने की भुजा पे लंब डाला जाता है, यानी कि ये क्या हो गया 90 डिग्री। ये पॉइंट क्या है O। अब हमें निकालनी है कि माइनस Q की वजह से इस पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो किस तरफ होगी, और प्लस के कारण इस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी और इसका रिजल्टेंट क्या होगा, वो हम चीज फाइंड आउट करेंगे। अब इसमें इस ट्रायंगल के अंदर हम 2-3 चीजें पहले ही देख लेते हैं ताकि हमें आगे दिक्कत नहीं आए, क्योंकि उनकी जरूरत पड़ेगी। सबसे पहले तो देख लेते हैं कि हमें पता है ये दूरी A है, ये दूरी A है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी क्या मानी है, क्योंकि हमने जो उसका सेंटर पॉइंट है उससे R दूरी निरक्ष पर कोई पॉइंट माना है, वो माना है P। यानी P क्या है, P विद्युत द्विध्रुव के केंद्र बिंदु से R दूरी पर स्थित बिंदु, यानी कि उसका सेंटर पॉइंट जो O है उससे R दूरी पर स्थित कोई पॉइंट है, वो पॉइंट है P, और उस पर हमें क्या निकालनी है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को फाइंड आउट करना है। तो हम इस ट्रायंगल में 2-3 चीजें देख लेते हैं। सबसे पहले तो क्या देखते हैं कि हमें इस और इसकी दूरी का मान पता होना चाहिए, यानी कि P और PA और PB। PA और PB का मान इक्वल होगा। क्यों होगा, ये कोण 90 डिग्री है, एक कोण 90 डिग्री है, ये लेंथ R है और ये लेंथ A है, मतलब एक कोण बराबर है और 2 आर्म बराबर हैं, तो तीसरी आर्म भी ऑटोमेटिक उसकी बराबर होगी, यानी कि PA इक्वल टू PB। तो PA निकालेंगे तो क्या होगा, किससे होगी, परपेंडिकुलर थ्योरम से हो जाएगी, यानी कि कर्ण का स्क्वायर और वो किसके बराबर हो जाएगा, आधार का स्क्वायर और लंब का स्क्वायर। तो आधार क्या है यहाँ पर AO और लंब क्या है OP स्क्वायर। तो ये कितना आ जाएगा, A का स्क्वायर प्लस R का स्क्वायर, ये हो गया PA का स्क्वायर। तो PA कितनी आ गई, A का स्क्वायर प्लस R का स्क्वायर। अब दूसरा देखते हैं, इसमें cos थीटा की हमें जरूरत पड़ेगी जब हम इसके घटक करेंगे। तो cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा, इस वाले ट्रायंगल में क्या हो जाएगा, OPB के अंदर क्या हो जाएगा, ये इसका क्या है, ये इसका बेस है, और हमें इसका मान हमने क्या कर लिया, फाइंड आउट कर लिया। तो ये क्या आया, A स्क्वायर R स्क्वायर। तो इसका क्या आ जाएगा, A और A स्क्वायर R स्क्वायर, ये आ गए इसके cos थीटा का मान। अब हमें क्या करना है कि माइनस Q की वजह से पॉइंट P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, और प्लस P की वजह से हमें मतलब प्लस जो पॉजिटिव चार्ज Q है उसकी वजह से पॉइंट P पे हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब इसमें क्या होगा, ये पॉजिटिव चार्ज है, आपने देखा पीछे मैंने जो पढ़ाया था कि प्लस के कारण वेज हमें जो वो विद्युत बल रेखाएं हैं वो क्या करती हुई निकलती हुई, मतलब बाहर क्यों निकलती हुई नजर आती हैं, यानी कि काल्पनिक रूप से ऐसे देखते हैं कि जो पॉजिटिव चार्ज है उसमें जो विद्युत बल रेखाएं होती हैं वो बाहर की ओर निकलती है, मतलब इसमें जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी पॉजिटिव की वजह से वो क्या होगी, बाहर की तरफ,
यानी कि जो इसमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की जो डायरेक्शन होगी वो होगी बी से पी की ओर, ये हो जाएगी E1। इसको हमने क्या माना, E1। अब क्या है, नेगेटिव की वजह से क्या होती है, अंदर की ओर जाती है। बल रेखाएं क्या होती हैं, नेगेटिव का चार्ज होता है तो हमें ऐसे लगता है जैसे कोई मतलब वो जो रेखाएं हैं, बल रेखाएं, वो उसके अंदर समा रही हैं। तो उस कंडीशन में हमें क्या लगेगा कि विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है E2 वो इधर की तरफ होगी। अब ये कौन थीटा है, ये कौन थीटा है, तो ऑब्वियसली ये कोण भी थीटा होगा और ये कोण भी थीटा होगा। अब हमें देखना है प्लस क्यू के कारण, वही कंडीशन लगाते हैं, आगे देखते हैं। यहां देखो कि प्लस क्यू चार्ज के कारण क्या हो जाएगी, पॉइंट P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी E1 और किधर होगी, P से यानी कि A से P की ओर। वैसे ही क्या हो जाएगी, माइनस क्यू के कारण क्या हो जाएगी, माइनस क्यू चार्ज के कारण पॉइंट P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये तीव्रता वो क्या हो जाएगी, E2 और वो किस तरफ होगी, वो होगी P से B की ओर। ठीक है, अब क्या है, हमें क्या रिजल्टेंट निकालना है, पॉजिटिव चार्ज की वजह से और नेगेटिव चार्ज की वजह से। इसके लिए हम क्या करेंगे, अब देखो हम क्या करेंगे, E1 और E2 के क्या करेंगे, घटक करेंगे। कौन सी दिशा में, एक एक्स एक्सिस में करेंगे और एक उसके निरक्षीय स्थिति यानी परपेंडिकुलर में। अब देखो आपको सदिश में पढ़ाया हुआ होगा कि कोई वेक्टर क्वांटिटी है, उसका हम 2 डायरेक्शन में या 3 डायरेक्शन में अगर घटक करते हैं तो क्या होते हैं, वो आप देखो। वो देखो कि हमारे पास कोई पॉइंट चार्ज है, यानी कि कोई पॉइंट चार्ज की वजह से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता थी, वो हमने देखी। अब हमें निरक्ष के पर निकालनी है डाइपोल की वजह से, और हमें पता है कि जो घटक करने हैं, यानी कि किसी भी सदिश का हम घटक करते हैं, वियोजन करते हैं, जैसे A है और ये थीटा अक्ष से थीटा कोण बना रहा है, तो हमें अक्षीय स्थिति में और निरक्षीय स्थिति में इस सदिश के घटक करने होते हैं। तो हम क्या करते हैं, एक की तरफ तो आता है इसका cos थीटा और इसके परपेंडिकुलर जो घटक होता है वो होता है A sin थीटा, यानी कि इस चीज के जो अक्षीय स्थिति में जो घटक हुआ वो क्या हुआ, A cos थीटा, और लंबवत में क्या हो गया, A sin थीटा। अब ऐसे ही देखते हैं कि E है, ये E है, ये E1 है, देखी होगी ये E है, और ऐसे देखा ये ले रहे हैं हम, मतलब इसको उल्टा करके बनाया है, जैसे ये त्रिभुज है इसको उल्टा करके बनाया है। ऐसे अगर इसके अकॉर्डिंग में बना देती हूं मैं, यानी कि ऐसे ही बना देती हूँ, ये ऐसे ही है ना, ये E1 है, ठीक है, और यहाँ पे थीटा कोण है, तो इसका इधर कौन सा घटक हो जाएगा, E cos थीटा, और ऊपर की तरफ क्या हो जाएगा, E1 sin थीटा।
ये तो हो गए E1 के घटक। अब देखो ये कैसे है, ये E2 कैसे है, ये ऐसे है, यानी कि इसका यहां से थीटा कोण बन रहा है, तो ये E2 है, तो इसका ये घटक क्या आ गया, E2 cos थीटा और E1 sin थीटा। यानी कि E1 के जो घटक हुए वो इस प्रकार से हो गए और E2 के जो घटक हुए वो इस प्रकार से हो गए। अब हम देखते हैं कि E1 cos थीटा E2 cos थीटा की जो डायरेक्शन है वो एक ही है, यानी कि ये क्या हो जाएंगे, एक दूसरे से ऐड हो जाएंगे। बट E1 sin थीटा क्या है, ऊपर की तरफ होगा, यानी कि E1 ऊपर की तरफ होगा और E2 sin थीटा क्या होगा, नीचे की तरफ, यानी कि इनका जो पावर है वो एक दूसरे को क्या कर देगा, कैंसिल आउट। तो हम इस डायग्राम में बना लेते हैं इसको, ये हो जाएगा E cos थीटा और E2 sin cos थीटा, E2 cos थीटा, और ये हो जाएगा E2 sin थीटा और E1 sin थीटा, यानी कि E1 और E2 एक दूसरे को sin थीटा का जो घटक है वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं, क्योंकि लंबवत हैं, परपेंडिकुलर हैं और एक दूसरे के ऑपोजिट साइड में हैं। अब हम देखते हैं कि ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं, तो -q और +q की वजह से जो रिजल्टेंट P पर जो इलेक्ट्रिक यानी कि विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता आई वो क्या आ जाएगी, वो आ जाएगी, लिखेंगे, यानी कि -q व +q के कारण पॉइंट P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वो क्या हो जाएगी, हो जाएगी E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा और E निरक्षीय। ठीक है, E1 क्या होता है, वो होता है वह E2 वो बराबर है हमारे पास, वो कितना है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q, और इनके बीच की दूरी क्या है, ये है a² r² और इसका होल स्क्वायर हो गया, तो रूट कैंसिल आउट, ये मान हो गया E1 E2। तो निरक्षीय स्थिति पे जो रिजल्टेंट हुआ वो क्या हुआ, E निरक्षीय, वो क्या हो जाएगा 2E1, तो 2E1 का मान कितना हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन r² a² और cos थीटा, और इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी -p, यानी कि जो इलेक्ट्रिक डाइपोल है उसकी डायरेक्शन से ऑपोजिट, उसकी डायरेक्शन किधर है, p की डायरेक्शन इधर है, और जो हमारे पास इनके कारण रिजल्टेंट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आई उसकी डायरेक्शन क्या है -p, इससे ऑपोजिट साइड में। अब देखते हैं, इसको सोल्व आउट करते हैं, इधर देख लो, तो E निरक्षीय क्या हो जाएगी, हो जाएगी 4 पाई एप्सिलॉन 0 और r² a² और cos थीटा का मान मैंने बताया था r² a² का रूट और q, यहाँ पे q भी है ना, q, तो क्या हो जाएगा 2aq 4 पाई एप्सिलॉन 0 और ये हो जाएगा r² a² का 3/2 और ये हो गया E निरक्षीय। ठीक है, अब देखो 2aq क्या है, डाइपोल, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं P
और ये क्या हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन 0 और ये हो जाएगा r स्क्वायर a स्क्वायर 3/2 ई निरक्षीय। और r को a की तुलना में क्या लें, बहुत ज़्यादा बड़ा, यानी कि वेरी वेरी ग्रेटर देन r a, वेन क्या हो जाएगा ई निरक्षीय, यानी कि क्या हो जाएगा p 4 पाई एप्सिलॉन r क्यूब, और जो इसकी डायरेक्शन होगी वो क्या होगी माइनस p की ओर। ये क्या आ जाएगा निरक्षीय स्थिति पर इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण रिजल्टेंट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब हमने निरक्ष की जो कंडीशन है वो निकाल ली कि P एक मतलब वेक्टर क्वांटिटी है, तो इस पे सदिश लगाओ। निरक्ष के कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आई है वो क्या है P 4 पाई एप्सिलॉन r क्यूब। अब हम देखते हैं कि डाइपोल की वजह से निरक्ष स्थिति पे जो आई है और अक्षीय स्थिति पे जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आई है उसमें क्या रिलेशन होगा। एक तो इसमें सबसे पहले डिफरेंट है, यह आ जाएगा कि अक्षीय स्थिति के कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आई थी वो क्या थी, वो थी उसके ओपोजिट, यानी कि एक तो थी पी डाइपोल की ओर और एक है जो निरक्षीय स्थिति पर है वो पी डाइपोल के ओपोजिट साइड में। क्या है पी डाइपोल के ओपोजिट साइड में। तो नोट डाल के लिखो 2-3 चीजें। फर्स्ट क्या है कि अक्षीय स्थिति पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता थी वो क्या थी, y थी 2p 4 पाई एप्सिलॉन r क्यूब, और ये किधर थी, ये थी p की और इस पे क्या आई है निरक्षीय स्थिति पर, निरक्ष पर जो आई है वो आई है p 4 पाई एप्सिलॉन 0 और r क्यूब, ये माइनस p की ओर, यानी जो डाइपोल की जो दिशा है उसके ओपोजिट साइड में, यानी कि एक दूसरे से ओपोजिट लगती हैं। और इसमें क्या है कि अक्षीय स्थिति पे जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता लग रही है वो क्या है निरक्षीय स्थिति पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से क्या है 2 गुना ज्यादा। यानी कि हम क्या कर सकते हैं इसमें रिलेशन बना सकते हैं कि अक्षीय स्थिति पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता थी वो निरक्षीय स्थिति पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दुगुनी है। फर्स्ट नोट में ये हो गया। सेकंड क्या हो गया, इनकी दिशाएं अक्षीय स्थिति पर विद्युत क्षेत्र की दिशा डाइपोल की ओर और है वह निरक्ष के कारण है। डाइपोल से ओपोजिट या विपरीत है, यह है दूसरी कंडीशन। और तीसरी क्या हो जाएगी कि किसी पॉइंट चार्ज की वजह से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो क्या होती है 1/r² के समानुपाती, और इसके कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो क्या हो जाएगी क्यूब के समानुपाती, यानी कि क्या हो जाएगी बिंदु चार्ज के कारण E क्या है, E बराबर 1/r², वह डाइपोल के वजह से के कारण ये क्या हो जाएगी
E प्रोपोर्शनल R क्यूब है। अगला हम अगली क्लास में देखेंगे।